शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। आज से देवबंद में 2 दिवसीय जमीयते उलेमा हिंद का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें करीब 2000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। सहारनपुर जिले में देवबंद मशलक के सबसे बड़े सामाजिक और धार्मिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन होना है, जो आज और कल 3 चरणों में चलेगा, 3 अलग अलग फेजेस में होगा। आपको बताएं कि जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सम्मेलन में संगठन की गवर्निंग बॉडी की भी बैठक होगी, जिसमें ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल जैसे मुद्दों पर हाल के समय में जो विवाद उठे हैं और कोर्ट में जो पूरी कार्यवाही चल रही है उसी पर चर्चा होगी। हालांकि वो इन्हें नॉन इश्यूज भी बताते हैं। जमीयत की इस बैठक में देश भर से जमीयत के जिम्मेदार और उलेमा शामिल होंगे। इस मीटिंग का मकसद तंजीम का इजलास और मुल्क में मौजूदा वक्त में मुसलमानों की फिक्र और मजहबी इबादतगाहों पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो बैठक है, ये जो सम्मेलन होना है, वो अपने आप में बहुत अहम है। काउंटर होगा काशी मथुरा को लेकर जो इस वक्त विवाद चल रहा है उसका। देवबंद में जमीयत का जमघट लगने वाला है। कुछ और डिटेल्स आपको देते हैं। काशी मथुरा विवाद के बीच ये बड़ी बैठक होनी है, बड़ा सम्मेलन ये होना है। 2 दिन तक देवबंद में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। मौलाना महमूद मदनी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, इस सम्मेलन की। संगठन की गवर्निंग बॉडी की भी बैठक होगी, ऐसी जानकारी है। और देश भर से खबर है कि करीब 2000 उलेमा और मेंबर्स यहां पर पहुंचेंगे, इस सम्मेलन में शरीक होंगे। देश में मुसलमानों की स्थिति पर विस्तार से बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। और देखिए, मस्जिदों के विवाद को लेकर भी विशेष तौर पर चर्चा होगी, ऐसी जानकारी है। ज्ञानवापी का मसला आप जानते हैं किस तरीके से गरमाया हुआ है। मथुरा में ईदगाह के मसले को लेकर भी चर्चा होगी तफसील से। और चार मीनार, कुतुब मीनार जैसे मुद्दों पर भी बातचीत संभव है, चर्चा होगी। और देखिए, जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी है और जिला प्रशासन भी वहां पर नजर रखे हुए है, पैनी नजर है प्रशासनिक अधिकारियों की भी। तो देखिए, 2 दिन तक ये बैठक होनी है, चर्चा होनी है। इस बैठक से, इस सम्मेलन से क्या बाहर निकल करके आता है, इस पर हमारी भी लगातार नजर है। और अपने आप में जो इस वक्त विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद को लेकर, उस बीच में ये सम्मेलन अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। देश भर से उलेमा यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम मेंबर्स है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसी सम्मेलन पर हमारे साथी सनुज शर्मा की एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी का आज अधिवेशन होने जा रहा है और इस अधिवेशन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। देवबंद के इस ईदगाह मैदान में होने वाले इस अधिवेशन को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और देश के करीब 23 राज्यों से जो उलेमा है वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। करीब 2500 से ज़्यादा जो उलेमा है वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण है, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण है, कुतुब मीनार प्रकरण है और जो कॉमन सिविल कोड है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर यहाँ मंथन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे और प्रस्ताव रखने के बाद उन पर वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद उन प्रस्तावों को पास कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीयत उलेमा हिंद के इस अधिवेशन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ पर एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि हिंदू मुस्लिम एकता और कैसे प्रगाढ़ हो, कैसे और ज्यादा से मजबूत किया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं मंथन होने जा रहा है। यहाँ देश के कोने कोने से उलेमा पहुंच रहे हैं और इसको 2 दिन ये अधिवेशन चलेगा, आज और कल। और इसमें 3 सेशन है वो होंगे। जो पहला सेशन है वो कुछ ही देर बाद 9 बजे शुरू हो जाएगा, जो करीब 1 बजे तक चलेगा। और जो दूसरा सेशन है वो रात को करीब 7:30 बजे से 10 बजे तक चलेगा। और जो तीसरा सेशन है वो कल सुबह 9 बजे से शुरू होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो उलेमा देश के कोने कोने से आएंगे, उनके बैठने के जो बेहतर इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। कल सुबह से लेकर रात तक जो तमाम तैयारियां हैं उनको यहाँ अंतिम रूप दिया गया था और अब जो उलेमा है वो भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। पूरे देश ही नहीं बल्कि कहा जाए कि पूरी दुनिया की नजरें इस अधिवेशन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद ने हमेशा एक संदेश देने का काम किया है जो कहीं ना कहीं समाज के लिए नजीर बना है। मुस्लिमों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं उन पर भी यहाँ मंथन होगा। देखना होगा कि आखिर ऐसे कौन से वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर यहाँ मंथन किया जाएगा, जिनको यहाँ पास किया जाएगा और उसका समाज में एक तरीके से जो क्या संदेश है वो यहाँ पर जाएगा। इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से इस समय धार्मिक स्थलों को लेकर जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, तमाम विवाद चल रहे हैं, आखिर उन पर यहाँ क्या बात कही जाएगी जिसकी आवाज दूर तलक जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा,
देवबंद। मेरे साथी सनुज की थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं। 2 दिन तक ये सम्मेलन चलना है, 3 फेजेस में ये सम्मेलन होगा। क्या तैयारी है, कौन कौन पहुंचेगा, इसी पर ये उनकी खास रिपोर्ट थी। अब सीधे आपको सनुज के पास ही ग्राउंड पर लिए चलते हैं, सनुज की मौजूदगी वहीं पर है। सनुज देखिए, जमीयत उलेमा हिंद का ये सम्मेलन है, 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। बहुत अहम हो जाता है यहाँ से निकली हुई हर एक बात, क्योंकि जिस तरीके से बहस इस वक्त देश भर में है मंदिर मस्जिद को लेकर, तमाम तकरीरें चल रही हैं, उस बीच में ये जो सम्मेलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सनुज जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जमीयत उलेमा हिंद का जो प्रबंधक कमेटी का जो ये महाधिवेशन होने जा रहा है, इस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। बस कुछ ही पल जा रहा है कि जब यहाँ पर जब तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे, फिर उसको वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद उन प्रस्तावों को पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये कौन से प्रस्ताव होंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस वक्त मैं देवबंद के उसी ईदगाह मैदान में हूँ कि जहाँ पर देखिए जो अधिवेशन को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ की गई और जो देश के 23 राज्यों के से जो कोने कोने से उलेमा है वो यहाँ पर पहुँच गए। आप देखिए कि उलेमाओं का जो आना जाना है अभी भी यहाँ पर जारी है। तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को लेकर जो तमाम विवाद चल रहे हैं, तमाम प्रकरण चल रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मंथन होने जा रहा है। किस तरीके से समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी दिशा और दशा तय करने के लिए भी यहाँ पर कुछ प्रस्ताव यहाँ पारित किए जा सकते हैं। और आज और कल ये महा अधिवेशन होगा जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। कौन से वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर पास किए जाएंगे उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ कुल मिलाकर 3 सेशन होंगे। जो एक सेशन है वो कुछ देर बाद यहाँ शुरू हो जाएगा और उसके बाद शाम को करीब 7:30 बजे से रात 10 बजे तक दूसरा सेशन होगा और जो तीसरा सेशन है वो यहाँ पर कल होगा। फिलहाल यहाँ पर जो उलेमा है उनका आना जाना शुरू हुआ। ये देखिए कि यहाँ पर जो महमूद मदनी है, इनकी अध्यक्षता में ही ये जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महमूद असद मदनी, और इनकी अध्यक्षता में ये जो महासम्मेलन है वो यहाँ पर होने जा रहा है, जो अधिवेशन है वो यहाँ पर होने जा रहा है। और उनके ठीक बराबर में आप देखिए कि जो दारुल उलूम देवबंद है उसके मोहतमिम है मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तमाम जो इलाके के मौजूद लोगों की बात हो या देश के कोने कोने से आए उलेमा हैं उनकी बात हो, कहीं ना कहीं आज सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। और देखिए ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मुस्लिमों का एक बड़ा संगठन है जमीयत उलेमा हिंद, और हमेशा समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है। आज़ादी के पहले की बात करें तो आज़ादी के पहले से भी कहीं ना कहीं देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान जमीयत उलेमा हिंद ने निभाया है। और उसके बाद कई ऐसे प्रस्ताव इन लोगों की तरफ से पास किए गए हैं जो समाज को नई उन्होंने दिशा दी है, समाज में कहीं ना कहीं नज़ीर बनने का काम उनकी तरफ से किया गया है। तो आज यहाँ क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जाएंगे उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या हो सकता है और किस तरह पर मंथन होगा? बिल्कुल बिल्कुल सनुज, और इससे पहले भी हमने देखा है जब जमीयत उलेमा हिंद का सम्मेलन भी हुआ, बड़ी बैठकें हुई, तो जो भी बात यहाँ से निकली है, जो संदेश यहाँ से निकला है वो बहुत दूर तक गया है। अब चूंकि मथुरा का मसला हम देख रहे हैं, काशी में जिस तरीके से विवाद है, कोर्ट में जिस तरीके से मामला चल रहा है, कुतुब मीनार ताजमहल को लेकर जिस तरीके से बातचीत इस वक्त देश के भीतर है, उस बीच में यहाँ से क्या बातें होती हैं वो बहुत अहम हो जाएंगी। सनुज जी बिल्कुल, ये सारी बातें अहम हैं। इन तमाम मसलों पर मंथन होगा। नियाज फारूकी साहब हैं, जमीयत उलेमा हिंद के नेशनल सेक्रेटरी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आज जो जमीयत उलेमा हिंद का यह अधिवेशन होने जा रहा है, इस पर पूरे देश ही नहीं दुनिया की नजरें टिकी हैं और हमेशा समाज में एक नया बदलाव लाने का, एक नज़ीर पेश करने का काम जो है जमीयत उलेमा हिंद ने किया है। तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, तमाम धार्मिक स्थलों के प्रकरण इस समय चल रहे हैं, कई जगह विवाद चला है, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो आज यहाँ रखे जा सकते हैं? जी, आज के जो भी है अधिवेशन में जो प्रस्ताव आने हैं, मैं बता दूं, जो मुल्क में बढ़ती हुई ये अदावत और नफ़रत की मुहिम चल रही है, उसके ख़िलाफ़ हमारा फोकस है कि यहाँ से हम वो इसका हल पेश करेंगे कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए और सब समुदाय के लोग मिलकर इसका किस तरह से मुकाबला करेंगे। दूसरे ये कि जो करंट इश्यूज़ है, जैसे ये इबादत गाहों का मसला है, ये लेकर के पूरे मुल्क के अंदर एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, तो इसको आपस में बातचीत के ज़रिए किस तरीके से ठंडे दिमाग से सोच समझ करके अपने देश के जो हित में जो बात है उसके मुताबिक इस पर लोगों को रहना चाहिए। इसमें ज़्यादा सड़क पे उतर करके इसको ज़िद का इशू नहीं बनाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने, तो यहाँ से ये पैगाम जाएगा। और उसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद के जो सोशल रिफॉर्म के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जो हमारे नशे की प्रॉब्लम पूरे मुल्क में बहुत फैल रही है,
शराब की प्रॉब्लम बहुत फैल रही है और समाज में बहुत सारी गंदी बातें और गिरावटें जो फैल रही हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में हमारे प्रस्ताव हैं। इसलिए मुसलमानों के एजुकेशनली बहुत पिछड़ापन है, तो मुसलमानों में एजुकेशन को कैसे फैलाया जाए। मदरसों के अंदर जो है लोगों को दीनी तालीम का जो है कि वो उनको कोई दुनिया की कोई तालीम नहीं होती, तो जमीयत ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है कि सारे मदरसे के सारे स्टूडेंट्स को किस तरह सेकेंडरी स्कूल का वो सिलेबस पढ़ाया जाए, और उसके लिए NIOS से हमने किस तरह से कनेक्शन करके और 50,000 स्टूडेंट्स को हाई स्कूल कराने का प्रोग्राम बनाया है। इस तरह के यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज होने वाले हैं। हमारे यहाँ काम करने का तरीका ये है कि ये हमारा नेशनल कन्वेंशन है, यहाँ पे सारे मुल्क से ठीक है सनोज, ये बहुत अच्छी बातें भी इन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो मामले जो चल रहे हैं इस वक्त देश में, उस पर तफसील से बातचीत होगी, खुले मन से उस पर विचार किया जाएगा, शांति से उस पर सोचा जाएगा, विचार होगा और कुछ प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। इस वक्त देश में अमन चैन की दरकार है और सभी को इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है। शुक्रिया आपका सनोज पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विधानमंडल के बजट सत्र में आज शनिवार का दिन है और शनिवार को भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी और ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है जब सदन की कार्यवाही शनिवार को भी चलेगी, जिसमें बजट पर चर्चा होगी। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट पर अपनी बात सदन के भीतर रखेंगे। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई, जिसमें खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद थे। इस ट्रेनिंग सेशन में विधायकों को ये बताया गया कि बजट आखिर कैसे तैयार होता है, साथ ही आंकड़ों के जरिए सरकार को कैसे घेरना है, इस पर भी ट्रेनिंग में जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि सदन की परंपराओं का किस तरीके से निर्वहन करना होता है। अखिलेश यादव ने तमाम अपने पार्टी के विधायकों को इस बाबत विस्तार से जानकारी दी है, ऐसी खबर है। उनको ट्रेनिंग दी है एक तरीके से, किस तरीके से विधानसभा के भीतर उनको पेश आना है, किस तरीके से आचरण होगा और बारीकियों को समझाया। देखिए, अखिलेश का चक्रव्यूह प्लान क्या है आपको समझाते हैं। आज बजट पर चर्चा होनी है, सदन में हंगामे के पूरे आसार आज भी हैं। बजट पर सरकार को किस तरीके से घेरना है, इसकी रणनीति विपक्ष बना चुका है। अखिलेश यादव ने सपा विधायकों को घेरने की सरकार को ट्रेनिंग दी है। कल हुई थी विधायकों के साथ अखिलेश की बैठक और पहली मर्तबा ये होगा जब शनिवार के दिन सदन की कार्यवाही चलेगी। 31 मई तक ये बजट सत्र चलना है और बहुत कम वक्त बाकी अब रह गया है, इसीलिए शनिवार का दिन है आज और पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब सदन की कार्यवाही शनिवार को भी चल रही है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरीके से तीखी बहस होती है, किन किन मसलों को लेकर नोकझोंक होती है, आपने देखा पिछले कई दिनों से विधानसभा के भीतर विपक्ष की पूरी कोशिश दिखाई दी सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरना है। वो कानून व्यवस्था का मसला हो, महिला सुरक्षा का मसला हो, बिजली की बात हो, किसानों की बात हो, हर एक मसले पर विपक्ष हमलावर दिखाई दिया और आज भी हंगामा होना तय है। चलिए विस्तार से बात करते हैं, हमारे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं। शैलेश, पहली मर्तबा ये होने जा रहा है जब शनिवार को भी सदन की कार्यवाही चलेगी और क्या कुछ आज हो सकता है, बजट पर चर्चा होनी है, बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष किस तरीके से हमलावर रह सकता है सत्ता पक्ष पर? देखिए, अगर बात करें तो विपक्ष ने पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रैटेजी अपनी तैयार कर ली है। जो मुद्दे होंगे उनमें अगर बात की जाए तो देखिए, बिजली से जुड़ा मुद्दा, किसानों से जुड़ा मुद्दा, खास तौर से जो संकल्प पत्र में भाजपा ने वादे किए थे उनको लेकर। देखिए, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से जो संकल्प पत्र के वादे थे 130, उसमें से 97 को इसी में पूरा करने की कोशिश की गई है, 30 और भी है इसके अलावा, इस तरह से बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो विपक्ष निशाना साध रहा है कि जो वादे थे उनको पूरा नहीं किया गया। दूसरी ओर किसानों को बिजली बिल में माफी की जो बात है उसे लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है। ये तो एक तो देखिए उदाहरण, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको विपक्ष ने तैयार कर लिया है, जिसके लिए अपने सदस्यों को ट्रेनिंग दे दी है। और ट्रेनिंग इसलिए कि देखिए, कई बार ये देखते हैं सदन में कि बोलना शुरू करते हैं सदस्य, लेकिन उसके बाद में गाली डिरेल होती है और बाद में वॉकआउट हो जाता है, खत्म हो जाती चीज़ें, अपनी बात कई बार नहीं पूरी आ पाती है। ऐसे में इस बार पूरी की स्ट्रैटेजी के साथ, और देखिए खुद नेता प्रतिपक्ष हुए अखिलेश यादव है, सपा के अध्यक्ष है, पार्टी का भविष्य उनके ऊपर टिका हुआ है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में एक पूरी बैठक कल की गई, स्ट्रैटेजी तैयार की गई कि जो सदस्य होंगे कौन किस मुद्दे को किस तरह से उठाएगा। देखिए, सबको ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन आपको बता दें सोच से कि कुछ लोगों को इसमें से खास जिम्मेदारी है कि कौन किस मुद्दे को उठाएगा। इस तरह के भी टिप्स दिए गए हैं। हर आदमी की जो उपयोगिता हो सकती है, जो जिस आदमी की सदस्य की भूमिका हो सकती है, तो उसके हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से भी इन चीज़ों को तय किया गया है और इसी के आधार पर अब
आज सदन में ये लोग मुद्दे को उठाएंगे, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष, भले ही संख्या बल में उनके आधे से कम हो, लेकिन जो तैयारी है वो सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरने की है, जिसमें बिजली का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, संकल्प पत्र के जो वादे हैं उनको लेकर, इसके अलावा पिछड़ी जातियों से अगर हम बात करते हैं तो जो राजभर समाज से है ओम प्रकाश राजभर, उन लोग की बात करें तो पिछड़ी जातियों को लेकर क्या किया गया है, पिछड़े वर्ग को लेकर क्या किया गया है, इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे। तो ये वो मुद्दे तमाम हैं जिनको लेकर आज ठीक है शैलेश, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में आएगा और संकल्प पत्र में जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने उनको ग्राउंड पर कितना उतारा गया है और इस बार बजट में उनको कितनी तरजीह दी गई है, कितनी तवज्जो मिली है, कितना जगह मिल पाया है, इस पर भी विपक्ष का फोकस होगा और इसी पर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी हमको सदन की कार्यवाही जब चलेगी तो वहां पर नजर आएगी। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी है, आज हो सकती है यूपी भाजपा अध्यक्ष की घोषणा। ये बड़ी जानकारी देखिए, आज यूपी भाजपा अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। किसी ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग पर दाव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। यूपी भाजपा अध्यक्ष की रेस में कई नाम शुमार हैं, कई नाम शामिल हैं। देखिए, भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान का नाम रेस में है, बीएल वर्मा और सुब्रत पाठक का नाम भी चर्चाओं में है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा सतीश गौतम, महेश शर्मा का नाम भी रेस में शामिल, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी रेस में आगे है। और देखिए, भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और बैठक से पहले घोषणा संभव, ऐसी जानकारी मिल रही है। 29 मई को होनी है भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और पिछड़े वर्ग से पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम चर्चा में चल रहा है। अब किसके नाम पर लगती है मुहर, इस पर लगातार नजर है। किसके नाम पर अब दाव चला जाता है, क्योंकि सामने 2024 का आम चुनाव और बहुत गुणा भाग लगा करके ही किसी एक नाम को फाइनल किया जाएगा। खबर यह है कि जल्द ही नया अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा को मिल सकता है। कई नाम इस वक्त रेस में जो बताए जा रहे हैं वो आपके सामने है। भूपेंद्र चौधरी का नाम भी लिया जा रहा है, संजीव बालियान को कहा जा रहा है कि रेस में वो भी है, बीएल वर्मा को लेकर भी जानकारी है, सुब्रत पाठक का नाम भी चर्चा में है, सतीश गौतम, महेश शर्मा का नाम भी रेस में शामिल है और देखिए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी बताया जा रहा है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और खबरें ये आ रही हैं कि इस बैठक से पहले ही घोषणा संभव है, घोषणा की जाएगी। 29 मई को भाजपा कार्य समिति की बैठक होनी है और इससे पहले ये कहा जा रहा है कि नया अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा को मिल जाएगा। किसको साधा जाएगा, ब्राह्मण वर्ग से होगा या फिर पिछड़े वर्ग से किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसको लेकर नजर लगातार है। किसको मौका मिलेगा, कौन उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष होगा, इसको लेकर तमाम मंथनों का दौर आपने देखा। यूपी से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से बैठकें भी चली। भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान, बीएल वर्मा, सुब्रत पाठक, ये नाम वो हैं जो चर्चाओं में सबसे आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान, बीएल वर्मा और सुब्रत पाठक को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है कि इनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है और इसके अलावा और भी चेहरे हैं जिनको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये कहा जा रहा है कि इन्हीं में से या फिर और जो नाम बताए जा रहे हैं, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा है, उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। सतीश गौतम को लेकर भी कहा जा रहा है, महेश शर्मा का नाम भी रेस में बताया जा रहा है। किसको मौका मिलेगा, इस पर लगातार नजर है। फिलहाल ये 4 नाम आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी है, संजीव बालियान, बीएल वर्मा, सुब्रत पाठक, ये नाम सबसे आगे हैं और इसी पर हमारे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेश, जल्दी ये कहा जा रहा है क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है 29 तारीख को, उससे पहले नया अध्यक्ष मिल सकता है उत्तर प्रदेश भाजपा को, लेकिन किस पर दाव चला जाएगा, किसके नाम पर मुहर लगनी है, इसको लेकर सस्पेंस है। शैलेश, बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कि किस पर नाम पर मोहर लगेगी तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि या तो ब्राह्मण समाज से या फिर पिछड़े वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। और अगर इन दोनों वर्ग की बात करते हैं तो देखिए पिछड़ा वर्ग में जो 3 सबसे पहले नाम जिनकी चर्चा है वो उनमें से एक है पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, लगातार इस बार भी दूसरी बार वो मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। ये वो 3 नाम है जो पिछड़े वर्ग से सबसे ज्यादा चर्चा में। इसी तरह अगर देखिए ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज का भी वोटर भी ज्यादा है और उस वर्ग को साधने की कोशिश के लिए इस समाज से चर्चा चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। तो इनमें अगर नाम की बात करें तो देखिए कन्नौज से सांसद है सुब्रत पाठक, इसके बाद सतीश गौतम का नाम है, महेश शर्मा का नाम है और एक नाम और। देखिए ब्राह्मण समाज से 4 नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में। जो चौथा नाम है वो है पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का। तो इनमें हालांकि अगर इन चारों में भी बात की जाए तो सबसे जो ज्यादा चर्चा में नाम चल रहा है वो सुब्रत पाठक जो सांसद है उनका नाम चल रहा है। तो देखना ये होगा कि इनमें से किस नाम पर मुहर लगती है, क्योंकि देखिए जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा
2024 के मद्देनजर बनाया जाएगा कि 2024 जो नैया है उसको कैसे पार करें। और देखिए कल कार्य समिति की बैठक होनी है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक प्रस्तावित है और उस बैठक में अगर बात करते हैं तो देखिए कई अहम चीजों पर बातचीत होगी। आगे की जो कार्य योजना है भाजपा की उसको लेकर मंथन होगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज इस नाम का ऐलान। अच्छा शैलेश, आप ये कह रहे हैं कि अब मंथन हो चुका है, नाम को फाइनल किया जा चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, आप ये कह रहे हैं? देखिए पार्टी अपना मन बना चुकी है कि किसको कमान सौंपनी है उत्तर प्रदेश की। अगर बस जो कह सकते हैं उसका जो नाम है उनके सामने आने की रेडी है, सिर्फ नाम सामने आना बाकी है। लेकिन ये वो नाम है जो कुछ नाम हमने 3 नाम जो आपको बताए हैं पिछड़े वर्ग से और जो 4 नाम बताए हमने आपको ब्राह्मण वर्ग से, ब्राह्मण समाज से। तो ये 7 नाम इन दोनों वर्ग को लेकर अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में है और ये माना जा रहा है इन्हीं में से एक नाम पर देखिए पार्टी अपना मन बना चुकी है कि किसको कमान सौंपनी है अलग अलग वर्गों को साधने के लिए 2024 को ध्यान में रखते हुए। अगर पीछे के हम चीजों को देखते हैं तो देखिए पिछले अलग अलग जो कार्यकाल हम देखते हैं तो देखिए पहले स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वर्तमान में भी हैं, हालांकि बाद में वो कैबिनेट मंत्री बन गए। इसी वजह से जो भाजपा की नीति है एक व्यक्ति एक पद, उसी के तहत अब प्रदेश अध्यक्ष दूसरे को बनाया जाना है। ठीक है शैलेश, अब इंतजार है कि किसके नाम पर मुहर लगाई जाती है। हालांकि सब कुछ फाइनल है, अलकमान ने डिसाइड कर लिया है किसको जिम्मेदारी देनी है, लेकिन नाम का अब सामने आने का इंतजार है। शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए 29 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और उससे पहले शैलेश भी बता रहे हैं कि नाम सामने आ जाएगा। पिछड़े वर्ग से मौका मिलता है, ब्राह्मण वर्ग से मौका दिया जाता है। ये नाम जिनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं सियासी गलियारों में, वो नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।